में वाटर स्पोर्ट कप के रोमांच का आगाज सीएम धामी ने किया। एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफाइंग का शुभारंभ। देश भर से 300 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। छावनी परिषद का गजब कारनामा। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बेड के हॉस्पिटल को दिया किराए पर। सरकारी निधि से करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था हॉस्पिटल। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। देहरादून प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी के इतिहास और कुर्बानियों पर हुई चर्चा। नशे के खिलाफ जसपुर पुलिस की कार्यवाही जारी। नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित दवाइयां भी की बरामद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बड़ी खबर हम देहरादून से बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट कप का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने आयोजन स्थल पर लगे स्टॉल्स का निरीक्षण किया। सीएम ने पहले सत्र की विजेता टीमों को मेडल प्रदान किए। उन्होंने कहा कि टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। खेलों से परिवार ही नहीं, राज्य और देश का नाम होता है। सीएम ने कहा कि राज्य के युवा खिलाड़ी खेलों में देश का मान बढ़ा रहे हैं। देहरादून के टाउन हॉल में आयोजित विंटर कार्निवल के दूसरे दिन जागर सम्राट प्रीतम भरत वाण के गीतों पर देर रात तक श्रोता थिरके और मंत्रमुग्ध हुए। कार्यक्रम शुरू होते ही उन्होंने भगवती वंदना के बाद देवी देवताओं के नृत्य प्रस्तुत किए और दर्शक की फरमाइश पर गाने भी गाए। कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां कांग्रेसी बड़ी संख्या में संगठित हुए और राष्ट्रगीत गाकर सेवा दल के झंडे को सलामी दी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास और कुर्बानियों के बारे में बताया। इसके अलावा अन्य जगहों पर छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस का स्थापना दिवस है और कांग्रेस के स्थापना के समय के जो अलग अलग टुकड़ों में राज्य देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और जब कांग्रेस ने 58 स्थापना हुई तो सुनियोजित तरीके से आंदोलन चले और देश को बहुत लोगों ने शहादत दी, फांसी के फंदों पर चढ़े, कुर्बानियाँ दी, जेलों में गए और देश को आज़ादी करने में एक थे। सभी देश को जोड़ने के लिए, अंग्रेजों को बाहर करने के लिए प्रत्येक धर्म के लोगों ने कुर्बानी बलिदान दिया। निश्चित इतिहास रहा है, उसी के बल पर हमें आज़ादी मिली। कुछ शहादत को नमन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि जो आज़ादी देश को दी, उन्होंने अपने घर बार छोड़ करके अपने को प्राणों की आहुति दी, उसको बेकार नहीं कांग्रेस जाने देगी। हम संकल्प के साथ, विश्वास के साथ देश को टूटने नहीं देंगे। मसूरी में विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं साहसिक खेल भी पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने रॉक क्लाइंबिंग के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा जवान लोगों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। तो इसमें मनाया जा रहा है मसूरी विंटरलैंड कार्निवल। इसमें हम लोगों ने हर टाइप के एक्टिविटीज़ को शामिल किया है। उनमें हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवा रहे हैं, लोकल भी करवा रहे हैं, तो अदर स्टेट्स के भी करवा रहे हैं, बॉलीवुड के भी करवा रहे हैं। साथ में हमने बच्चों के कार्यक्रम रखे हैं, कुछ एडवेंचर्स रखा है, कुछ स्पोर्ट्स रखा है, योग रखा है और हमने कोशिश की है कि हर वर्ग का जुड़ सके। उसमें आईटीबीपी द्वारा रॉक क्लाइंबिंग और कराटे 2 इवेंट्स जो स्पेशली की जा रही हैं,
कल उनका बैंड प्रदर्शन भी हुआ था। और इसी प्रकार से सीआरपीएफ का भी जो है कल महिला बैंड था और उनकी एग्जीबिशन भी लगी हुई है। तो हमने हर तरीके से लोगों को जोड़ा है। हमारे भी जो स्टेट के जो स्वयं सहायता समूह है वो आए हैं और उसमें उनको जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके माध्यम से जो है जो किसान हैं, जो उत्पादक हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जोशीमठ क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को ड्रेनेज प्लान के लिए जल्द ही डीपीआर तैयार करते हुए सुरक्षात्मक कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही मारवाड़ी पुल से विष्णुप्रयाग तक नदी से हो रहे भू कटाव की रोकथाम के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण करने और आपदा न्यूनीकरण में प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने नगर में हाल ही में हुए भू धसाव और मकानों में आई दरारों की भी गंभीर समस्या पर निर्देशित किया और कहा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर से परामर्श लेते हुए तात्कालिक रूप से सुरक्षात्मक कार्य शुरू किया जाए। में जो मनोहर बाग वार्ड है तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया और किसी का घर है, किसी का मकान है, तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए। तो उसमें शासन के द्वारा विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है। ड्रेनेज की कमी होने की वजह से एक मेजर कारण बताया जा रहा है, तो उस पर काम चल रहा है। उत्तराखंड के ग्राम और कृषि सचिव डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम चंपावत पहुंचे। यहां उन्होंने नारियल गांव में किसानों और ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और पशु प्रजनन केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बद्री गाय के दूध में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये निर्देश दिया गया है कि जो हमारा जो देसी गाय है यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो मिलती है, जो बद्री गाय नाम से हम सब लोग जानते हैं, जिसमें A2 प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है दूध में और सबके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसका हमको बड़े मात्रा में इसको काफ़ी प्रजनन कराना है उसका ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा। उसी के तहत हम यहाँ पर आया है कि देखने के लिए कि क्या क्या संभावना बनता है। खटीमा तहसील आए सैकड़ों ग्रामीणों ने हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ठंड के मौसम में हम लोग बेघर हो गए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच सर छिपाने की भी जगह नहीं है और न खाने पीने की कोई व्यवस्था है। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। कि ये लोग जो थे साल मोजी नंबर 1 में करीब 30 साल से बसे हुए हैं। विभाग ने बगैर सूचना दिए, बगैर मुनादी करवाए और इनको जाके वहाँ उजाड़ दिया, बेघर कर दिया इस शीतलहर में। तो इस संबंध में हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे। एसडीएम साहब के सामने समस्या रखी, इनके रहने के लिए दोबारा से पुनः अपना पन्नी उन्नी डाल के उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ पर अपना शीतलहर का दौर चल रहा, वहाँ रहे जाकर। और बहुत सी बातें हुई कि इनको सुप्रीम कोर्ट के या उसके आदेश हुए हैं। सालबोजी से माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में जिनको अतिक्रमण से हटाया गया था वो बेसहारा लोग हो गए हैं। तो इनमें जो हमारे यहाँ के स्थायी निवासी हैं और जो भूमिहीन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हमारे द्वारा आवासीय पट्टे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्योंकि अभी शीतलहर चल रही है यहाँ पर खटीमा क्षेत्र में, तो मैंने यहाँ पर निर्देश ये दिया है कि जितने लोग जो बेसहारा हैं उनको टेंट वेंट की व्यवस्था की जाए और जहाँ पर भी लोग हैं उनके खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति बनभुलपुरा के संयोजक टीकाराम पांडे ने कहा कि गफूर और ढोलक बस्ती के सैकड़ों परिवारों को भूमि आवंटित कर बसाने को लेकर शासन स्तर पर कार्यवाही वर्ष 2010 से लटकी है। इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को एक बड़ी आबादी को बसाने के इंतजाम करने चाहिए।
हाईकोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि ये जो फैसला है ये विवादित संपत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। जनफूलपुरा वासी है वो विकास के विरोधी नहीं है, हम विकास चाहते हैं, पर सवाल ये है कि 60,000 लोग जो है वहाँ पर उजड़ने जा रहे हैं। कोरोना का काल लगातार बढ़ रहा है, अभी लगातार राज्य से केंद्र सरकारें लगातार कोरोना की गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे। वहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और साथ ही पढ़ने वाले बच्चे जिनके हाई स्कूल और इंटर के पेपर होने वाले। तो हमारा ये कहना है कि केवल संपत्ति के आधार पर ना फैसला होकर एक तो 1950 जो अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, उसको ध्यान में रखा जाए। उसके अलावा मानव अधिकार अधिनियम के जो अधिकार हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं, स्त्रियों के अधिकार हैं, शिक्षा के अधिकार, इनको ध्यान दिया जाए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग देहरादून से आई टीम ने लोहाघाट में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें आपदा विशेषज्ञ रिस्पांस बीबी गणनायक ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा के समय ग्रस्त क्षेत्र के लोगों की जान बचाने और आपदा टीमों के बीच आपसी सामंजस्य बनाने की जानकारी दी। इस दौरान कार्यशाला में आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग, एनएच लोनीवी, पुलिस विभाग, बाल विकास, खाद्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नुकसान को रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग यहाँ रिस्पांस करने के लिए आए हैं। तो आपदा अगर हो जाता है, हमारा सरकारी तंत्र किस तरह के रिस्पॉन्ड करेगा और लोगों का जान माल का सुरक्षा कैसे करेगा और कितना जल्दी, हम लोग ये टारगेट लेके जा रहे हैं 5 से 10 मिनट के अंदर जो भी अफेक्टेड एरिया होगा तो उस एरिया में कैसे राहत सामग्री पहुंचा जाएगा, कैसे मेडिकल की व्यवस्था किया जाएगा और कुछ सवाल जवाब भी होगा कि हमारा किस हिसाब से पूरा तंत्र सब डिवीजन लेवल में, तहसील लेवल में, विलेज लेवल में और ब्लॉक लेवल में किस हिसाब से हमारा पूरा तंत्र तैयार है। आज भी उसमें चर्चा करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर ब्लॉक सभागार में पंचायती राज विभाग द्वारा चयनित मां चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ब्लॉकों में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष धनंजय सक्सेना ने बताया कि ट्रस्ट को जनपद के 7 ब्लॉकों में प्रशिक्षण का कार्य दिया गया है। प्रशिक्षण शिविर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और समूह की महिलाओं को बताया गया कि 2023 तक सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है, इसलिए पंचायत सदस्यों और समूहों को जागरूक किया जाएगा। संस्था को ये उधम सिंह नगर के 7 ब्लॉक का प्रशिक्षण देने का काम मिला है। इसमें हर विकास खंड में 6-6 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को लेकर है। और ये पहले 2 दिवस जो होता है हमारे सम्मानित प्रधान जी लोग हैं, 2 दिन हमारे रेखी विभाग के अधिकारी और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, 2 दिन हमारी आंगनवाड़ी, आशा, एनम और आपके स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और ग्राम पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। और इसमें बताने का ये है कि 2030 तक हमें सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में जो भी कार्य योजनाएं बनेंगी उसमें 3-3 थीम को हर साल लेके हमें पूरा करना है। उधम सिंह नगर की जसपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि गश्त के दौरान 2 आरोपी जिशान और फैजान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नशीली दवाइयां मिली है, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही बताया कि जसपुर स्थित उत्तरांचल मेडिकल स्टोर से सामान लाते हैं, मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। गश्त में थी, इसी दौरान अचानक से 2 व्यक्ति एक सड़क किनारे नई बस्ती की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जो हमें देखकर भागने लगे। जिन्हें रोका तो उनके कब्जे से नशीले टैबलेट्स बरामद हुए हैं, जिस संबंध में कोतवाली जसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है। और ये जानकारी पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा एक जसपुर में ही एक मेडिकल स्टोर है, उत्तरांचल मेडिकल स्टोर, वहाँ से ये लोग माल लाते थे, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। देहरादून में अक्सर विवादों में चर्चा का केंद्र रहे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं।
इसी कड़ी में ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जयेंद्र रमोला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक तरफ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बिल लाओ इनाम पाओ जैसी योजना लाकर जनता को जीएसटी चोरी के खिलाफ जागरूक करने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के परिजन जीएसटी चोरी करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल द्वारा खरीदी गई जमीन को दस्तावेजों में खाली दिखाया गया, जबकि उसी जमीन पर प्रेमचंद अग्रवाल का 200 गज का पुश्तैनी मकान है। रजिस्ट्री में 25 से 27 लाख के स्टाम्प लगाए गए हैं, जिससे स्टाम्प में चोरी की जा सके और सरकार को चूना लगाया जा सके। सरकार के वित्त मंत्री बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से आम आदमियों को, व्यापारियों को जीएसटी और तमाम रेवेन्यू की चोरी करने के संदेश को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री के स्वयं के पुत्र एक जमीन खरीदते हैं, जमीन में लगभग 27 लाख के आसपास रेवेन्यू को चोरी करने का काम करते हैं, क्योंकि वो जिस भूमि को खरीदते हैं वो भूमि में पहले से ही निर्माण हुआ होता है, उसमें मकान बना हुआ है, जबकि वो रजिस्ट्री में ये दिखाते हैं कि वो भूमि खाली है। क्या ईडी विपक्ष के दलों के लोगों के लिए है? क्या ईडी आपके मंत्रियों के लिए नहीं है, आपके मंत्री पुत्रों के लिए नहीं है? क्या ईडी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सरकार के पक्ष में नहीं है? कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने लगा है। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब भारत में भी इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार तैयारियों में जुट गई है और सभी कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन पर्यटकों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहा है, साथ ही कोरोना बिहेवियर पालन करने की अपील भी की जा रही है। तो लगातार बढ़ते कोरोना को देखते हुए अब भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है और इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खतरे से बचने की अपील की है, मास्क लगाने की अपील की है। इसी के साथ कोरोना बिहेवियर का पालन करने की अपील भी की गई है। को लेकर के भारत सरकार बहुत सक्रिय है और देश के सभी लोगों को इसमें और सतर्कता बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले शरीर है, शरीर और रक्षित धर्मो रक्षित रखेगा, शरीर की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूँ लोगों से कि मास्क और दूरी बना करके रखें, सावधानी रखें, अपने जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाएं आप, और योगा अभ्यास, पंचकर्मा थेरेपी, प्राणायाम, आयुर्वेदिक औषधि और नियमित दिनचर्या का सेवन करें। इसमें देखिए जो हमें निर्देशन मिलते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली लोगों को भी हम लोग सतर्क भी कर रहे हैं और उनसे सहयोग की अपील भी कर रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हरिद्वार में हर की पैड़ी और आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बिना मास्क के घूमने से अपने आप को बचें। कोटद्वार के प्राइड मॉल में 30 दिसंबर से गढ़वाली फिल्म मेरू गो सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की जाएगी। इस मौके पर फिल्म निर्माता राकेश गोड़ ने कहा कि गढ़वाली बोली में बनी फिल्म मेरू गो पहाड़ों से हो रहे पलायन को लेकर बनाई गई है, जिसमें पलायन की समस्या को लेकर सुझाव भी दिए गए हैं। तो फिल्म मेरू गो 30 दिसंबर को प्रदर्शित की जाएगी सभी सिनेमा हॉलों में, और इसी को लेकर फिल्म के निर्माता ने फिल्म की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ में रहने वाले लोगों के पलायन को लेकर इस फिल्म में जानकारी दी गई है। गांव कोई एक ऐसी थीम नहीं, इसमें बहुत सारे विषय हमने उकेरे हैं जो हमारे पहाड़ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर इस फिल्म का निर्माण हुआ है। क्योंकि हमने जो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, जिन लोगों ने अपनी जान दी थी और बहुत संघर्ष किया था उत्तराखंड पाने के लिए, उत्तराखंड तो पा लिया, लेकिन क्या है कि परिसीमन देखिए हर बार हर परिसीमन में हमारे पहाड़ क्षेत्र की पहाड़ की जो सीटें हैं वो कम होती गई। हमने तो पहाड़ के लिए आंदोलन लड़ा था, और अगर आप ऐसी सीटें कम करेंगे तो कैसे पहाड़ का विकास हो पाएगा। हमने कोशिश की है कि हम अच्छे शहरों का क्यों नहीं विकास करते। 50-60 शहर अगर हम विकास करेंगे श्रीनगर जैसे, तो पलायन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस फिल्म के जरिए हमने बताने की कोशिश की।
तो नए साल के मद्देनजर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन ने नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस और एसएसबी के जवान आने जाने वाले यात्रियों की जांच कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि नए साल के मौके पर भारत से बड़ी संख्या में लोग नेपाल के किसानों में गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुराज्य सुशासन, सरलीकरण एवं समाधान के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। चर्चा के दौरान अनुभाग अधिकारी ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। सीएम धामी ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पत्रवलियों और सकारात्मक नोटिंग हो, इस पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सचिवालय से लोगों को बहुत अपेक्षाएं होती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नित्यानंद स्वामी जनसेवा समिति ने स्वच्छ राजनीतिक सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में नित्यानंद स्वामी की 94वीं जयंती पर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। साथ ही संगीत, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक संपदा से जुड़े 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया है। देश के पहले मुख्यमंत्री रहे नित्यानंद स्वामी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सेवा प्रदान करने की उनकी संकल्पबद्धता अभूतपूर्व थी। एक वकील के रूप में हो या एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो या फिर एक मुख्यमंत्री के रूप में हो, उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा पुंज के समान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अंत्योदय के विचार को अपने कार्यों के माध्यम से सिद्ध किया। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और सैनिकों के हित के लिए उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने उत्तराखंड के राज्य चिन्हों को स्थापित किया। संपूर्ण देश में उत्तराखंड की एक विशिष्ट पहचान बनाई। तो इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INT24 के साथ। नमस्कार।